एयर इंडिया AI-171 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसने एविएशन की दुनिया में एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी है। क्रैश से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशंस में किसने किया था? जब फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों इंजन्स घुटने लगे तो एक पायलट ने पूछा कि फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है, जिस पर दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। क्या वजह थी कि टेक ऑफ के इतने क्रिटिकल टाइम पर एक नहीं दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस बंद कर दिए गए? क्या स्विचेस में कोई खराबी थी, पायलट ने जानबूझकर किया, या फिर ये किसी फंक्शंस का नतीजा था? हिस्ट्री में हुए दूसरे ऐसे ही हादसे जिसमें पायलट ने जानबूझकर सुसाइड किया था, इनमें और AI-171 में क्या कुछ कॉमन है? आज हम डीप में जाकर इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रूटीन का दिन था। हवा में हल्की सी गर्मी और आसमान हल्का सा साफ था। कुछ जहाज टर्मिनल पर खड़े पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड कर रहे थे तो कुछ टैक्सी के फेज में थे, जबकि रनवे पर हर 5 मिनट में कोई जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा था। इसी भीड़ के बीच एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइन भी खड़ा था, जिसका टेल नंबर VTANB था। ये जहाज आज के दिन ही 2 घंटे पहले अहमदाबाद आया था और अब ये अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों के बाद ये ड्रीम लाइन दुनिया भर में हेडलाइन और एविएशन की दुनिया में एक मिस्ट्री छोड़ने वाला है। कॉकपिट में 56 ईयर्स के कैप्टन सुमित सब्रवाल मौजूद थे, जिनका टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस 15,600 घंटे बताया जा रहा है, जिसमें से 8,200 घंटे उन्होंने इसी बोइंग 787 पर हासिल किया। जबकि को पायलट, जिन्हें फर्स्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, 32 ईयर्स के क्लाइव गुंदर थे, जिनका टोटल एक्सपीरियंस 34,000 आवर्स और बोइंग 787 को वो टोटल 1,128 आवर्स फ्लाई कर चुके थे। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों पायलट्स ने फ्लाइट से करीब 1 घंटा पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और फ्लाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट पाए गए। यही सेम एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। पिछली फ्लाइट में एक छोटा सा टेक्निकल इशू आया था, जिसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स ने ट्रबल शूट करके क्लियर कर दिया। अब ये जहाज अपनी अगली प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार था। टोटल 230 पैसेंजर्स थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया जहाज में 54,200 kg का फ्यूल भरा गया और इसका टेक ऑफ वेट 2,13,400 kg था, जो बोइंग 787 के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है। जहाज में किसी खतरनाक सामान की मौजूदगी के निशानात भी नहीं मिले। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बोर्डिंग होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक 1:13 पर एयरक्राफ्ट ने टर्मिनल से पुश बैक और स्टार्टअप की परमिशन मांगी। 1:33 और 45 सेकंड पर ATC ने एयरक्राफ्ट को रनवे 23 पर लाइनअप होने की इंस्ट्रक्शंस दी। इसी वक्त विंड स्पीड 6 नॉट्स यानी तकरीबन 11 किलोमीटर पर आवर्स थी। मौसम बिल्कुल साफ और विजिबिलिटी 6,000 मीटर रिकॉर्ड की गई। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ एक नॉर्मल टेक ऑफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद 1:37 PM पर पायलट ने थ्रस्ट लीवर ऊपर करके स्पीड अप होना शुरू किया। याद रहे कि इस फ्लाइट में टेक ऑफ को पायलट कुंदर कर रहे थे, जबकि कैप्टन स्मिथ का रोल सिर्फ मॉनिटरिंग करने का था। फ्लाइट रिकॉर्ड डाटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने 1:38 पर और 33 सेकंड पर V1 स्पीड हासिल कर ली। ये 153 नॉट्स या फिर 283 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, जिसके बाद टेक ऑफ को अबॉर्ट करना मुमकिन नहीं होता। 2 सेकंड के बाद VR की स्पीड भी हासिल हो गई, जो 155 नॉट्स होती है, और फिर 1:38 पर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ नॉर्मल था। CCTV फुटेज में भी देखा जाए तो लिफ्ट ऑफ तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन 3 सेकंड के बाद एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स की स्पीड भी अचीव की, जिसका मतलब है कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था। फ्लाइट रिकॉर्ड की मदद से मालूम पड़ा कि इसके फौरन बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के वक्फे से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में तब्दील हो गए। इंजन की फ्यूल सप्लाई अब कट गई और इनके इंजन 1 और इंजन 2 वैल्यूज तेजी से गिरने लगी, यानी इंजन का थ्रस्ट तेजी से कम होने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट की तमाम आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, इसमें सुना गया कि ठीक इस पॉइंट पर एक पायलट कहता है कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों कट किया है, और अगले ने बोला कि मैंने नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक ये नहीं पता चला कि किस पायलट ने ये सवाल किया था और किस पायलट ने जवाब दिया।
दिया। सीसीटीवी फुटेज में लिफ्ट ऑफ के फौरन बाद ही रिम एयर टरबाइन डिप्लॉय होता दिखाई दिया, जिसे शॉर्ट में रेड भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है जो इंजन बंद होने पर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। ये पावर जहाज के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के काम आता है। एयर का डिप्लॉय होना इस बात की निशानी है कि जहाज में कुछ न कुछ जरूर हुआ था। फुटेज में भी देखा गया कि जहाज अपना एल्टीट्यूड तेजी से खो रहा है। EAFR डाटा से भी ये बात साबित होती है, क्योंकि इस वक्त दोनों इंजन की टू वैल्यूज अपनी मिनिमम आइडियल स्पीड से भी कम हो गई। 1:39 पर और 5 सेकंड पर ATC की रिकॉर्डिंग्स में मेडे का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। जब ATC ने कॉल साइन पूछा तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही ATC ने एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर क्रैश होते देखा और इमरजेंसी रिस्पांस फौरन एक्टिवेट कर दिया गया। 23 की सीट में 1600 मीटर दूर पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की एक बिल्डिंग की चिमनी से टकराया और फिर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। पूरा मलबा पहले इंपैक्ट पॉइंट से तकरीबन 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैल गया। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर और 29 पैसेंजर्स की जान चली गई, जबकि जमीन पर 19 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। सिर्फ एक मुसाफिर कुदरती तौर पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे रहने की वजह से किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। 15 पेज की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक एक चीज डिटेल में लिखी है। जैसा कि क्रैश के बाद मलबे से फ्लॉप हैंडल असेंबली मिली जो 5 डिग्री के फ्लॉप पोजीशन में मौजूद थी, जो कि एक नॉर्मल टेक ऑफ फ्लॉप सेटिंग होती है। ये चीज EAFR डाटा से भी कंफर्म हुई। लैंडिंग गियर लीवर डाउन पोजीशन में मिला और थ्रस्ट लीवर काफी जल चुका था, लेकिन क्रैश होने तक फॉरवर्ड पोजीशन में ही था। जबकि सबसे अहम चीज फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन में ही पाए गए, यानी कि क्रैश से पहले पायलट्स ने वापस फ्यूल स्विचेस ऑन कर दिए थे। अब ये फ्यूल स्विचेस नॉर्मली ऐसे डिजाइन्ड होते हैं कि सिर्फ कोई इंसान ही इन्हें बंद या खोल सकता है। दोनों स्विचेस के लेफ्ट और राइट पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म का काम है स्विचेस को एक्सीडेंटली ऑन या ऑफ होने से बचाना। जब भी पायलट को इंजन का फ्यूल ओपन करना होता है तो इसमें पायलट के दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी होता है। एक हाथ से लॉक को पुश किया जाता है और दूसरे हाथ से स्विच को पुल करके ऊपर या नीचे किया जाता है। और यही चीज सबसे हैरान कुन है, क्योंकि एक हाथ से फ्यूल स्विचेस चाह कर भी कोई ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। अब अगर तो स्विच पायलट ने बंद किए, जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया, तो फिर किसने किए? और अगर ये गलती से भी हो गया तो सवाल ये है कि दोनों स्विचेस गलती से कैसे बंद हुए, वो भी एक के बाद एक। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दोनों फ्यूल स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से बंद हुए थे, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। बाद में ये दोनों स्विचेस दोबारा ऑन भी किए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 10 सेकंड का वक्फा था, और इंजन 2 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 14 सेकंड का वक्फा था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि दोनों इंजन वापस थ्रस्ट प्रोड्यूस करने ही लगे थे, लेकिन इस वक्त क्रैश हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि फ्लाइट टेक ऑफ तक बिल्कुल परफेक्ट थी। इंजन से लेकर इसमें भरने वाले फ्यूल तक सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्यूल टैंकर जिसकी मदद से रिफ्यूल किया था, इसके फ्यूल सैंपल्स भी लेकर लैब में चेक किए, लेकिन इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अगर सब कुछ ही परफेक्ट था तो फिर फ्यूल स्विचेस को जानबूझकर बंद क्यों किया गया, या कहीं इनका लॉकिंग मैकेनिज्म खराब तो नहीं था? रिपोर्ट में एक और अहम चीज का भी जिक्र है, और वो ये है कि FAA 2018 में इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के निकलने के इम्कान के बारे में बताया गया था। यानी फ्यूल स्विच के लॉकिंग फीचर के निकलने का खतरा कहीं न कहीं एविएशन इंडस्ट्री में मंडला जरूर रहा था। ये बुलेटिन, जिसे CB कहा जाता है, बोइंग 737 एयरप्लेन्स के ऑपरेटर्स ने शिकायत पर जारी किया था, जिसका मतलब है कि बोइंग 737 के कुछ एयरक्राफ्ट में यह मसला पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस डिजाइन में जिसमें एक लॉकिंग फीचर भी शामिल है, मुख्तलिफ बोइंग एयरप्लेन्स मॉडल्स पर एक जैसा ही है, जिसमें TLA373ED भी शामिल है, और वही पार्ट एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में इस्तेमाल में लगा हुआ था। फ्यूल कंट्रोल स्विच डिजाइन जिसमें लॉकिंग फीचर भी शामिल है, मुख्तलिफ बोइंग एयरप्लेन्स मॉडल्स पर एक जैसा ही एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को एस्केप किया। एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को एस्केप किया क्योंकि वो
کو مینڈیٹری نہیں بلکہ فیول کنٹرول سوئچ ڈیزائن کی طرف سے محض ایک ایڈوائزری تھی۔ پر دوسری طرف اگر ازیوم کیا جائے کہ ایئر کرافٹ کا فیول سوئچ لاکنگ میکانزم خراب بھی تھا اور ٹیک آف کے دوران غلطی سے وہ سوئچ آف ہو گیا، تو اتنا بڑا اتفاق کیسے ہوا کہ دونوں سوئچز ایک سیکنڈ کے وقفے سے ایک کے بعد بند ہو گئے؟ اور اگر تو پائلٹ نے خود جان بوجھ کر کیا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے سوسائڈ۔ پر کیا واقعی یہ سوسائڈ بھی تھا یا نہیں؟ 2015 میں جرمن ونگز فلائٹ 9525 کے کو پائلٹ نے کاکپٹ کو اندر سے لاک کر دیا۔ جب کیپٹن واش روم یوز کرنے گیا، کاکپٹ وائس ریکارڈر سے پتا چلا کہ اس نے جان بوجھ کر پلین کو کے پہاڑوں سے ٹکرایا۔ بعد میں پتا چلا کہ کو پائلٹ کا مینٹل ہیلتھ ریکارڈ پہلے سے خراب تھا۔ 2013 میں فلائٹ 470 کے کیپٹن نے آٹو پائلٹ کو مینولی 0 پر سیٹ کر دیا تھا جب فرسٹ آفیسر کاکپٹ سے باہر گیا۔ FDR ڈیٹا سے کنفرم ہوا کہ اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا اور ایئر کرافٹ کریش ہو گیا۔ ماضی میں ایسے بہت سارے واقعات پائے گئے ہیں۔ ہسٹری کے ان واقعات کو نظر میں رکھتے ہوئے ان سب سوسائڈل مشن میں ایک چیز کامن پائی گئی، پائلٹ کا ATC کو جواب نہ دینا۔ پر ایئر انڈیا 171 کے کیس میں جیسا اسے سوشل میڈیا پر سوسائڈل مشن بنا کر دکھایا جا رہا ہے ویسا ہرگز نہیں لگتا، ایٹ لیسٹ ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق، کیونکہ پائلٹ نے ایک پوائنٹ پر آ کر فیول سوئچز واپس آن کیے تھے۔ اگر نیت کچھ اور ہوتی تو ان کو آن نہ کیا جاتا۔ دوسرا، وہ دونوں اچھی طرح رسپانس تھے اور کریش سے 2 سیکنڈ پہلے انہوں نے ATC کو میڈے کی کال دی۔ اور تیسرا یہ کہ کریش سے چند سیکنڈ پہلے ایئر کرافٹ کی نوز اوپر دیکھی گئی اور فلائٹ ڈیٹا نے بھی اسے کنفرم کیا تھا، یعنی ان کو امید تھی کہ انجن دوبارہ تھرسٹ دیں گے اور جہاز شاید واپس اوپر اٹھ جائے گا۔ اگر یہ جان بوجھ کر کیا جاتا تو پھر کیا ہی مطلب تھا؟ ایلیویٹرز کو ٹیک آف پوزیشن میں رکھنے کا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔